हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवान आईक्यू। लास्ट क्लास में अपन लाइव प्रोसेस चैप्टर कर रहे थे और लाइव प्रोसेस चैप्टर का अपन ने मेनली बहुत सारा पार्ट कर लिया है। जैसे अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया, अपन ने सर्कुलेटरी सिस्टम देख लिया ह्यूमन बीइंग में, और रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अलावा अपन ने फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में होता था, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता था प्लांट्स का, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो भी पूरा डिस्कस कर लिया। मतलब अपन ने एनसीईआरटी के हिसाब से स्टार्टिंग से लेके सर्कुलेशन तक पूरा कर लिया है। एनिमल्स के सर्कुलेशन इन एनिमल्स कर लिया। ठीक है, अपन इस क्लास में क्या करने वाले हैं, अपन इस क्लास में सर्कुलेशन इन प्लांट्स करने वाले हैं कि सर्कुलेशन प्लांट्स में कैसे होता होगा और उस सर्कुलेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स यूजफुल होंगे प्लांट्स में। ठीक है, तो अपन आज क्या करेंगे, सर्कुलेशन इन प्लांट्स। ठीक है, लाइव प्रोसेस चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर नंबर पता होगा ना, चैप्टर नंबर 6 है, ये बायो का चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर ही है बायो का, तो अपन वही कर रहे हैं। तो सर्कुलेशन इन प्लांट्स, सर्कुलेशन की जरूरत क्या है सबसे पहले तो प्लांट के जो सेल्स होंगे, जैसे प्लांट का ही सेल है, तो इसको भी तो O2 की रिक्वायरमेंट होगी, इसको भी O2 की रिक्वायरमेंट है ताकि रेस्पिरेशन कर पाए। O2 की रिक्वायरमेंट सबसे पहले गैसेस के एक्सचेंज के लिए। फिर फोटोसिंथेसिस की जो अपने रिएक्शन लिखा था ना, उसमें ये था CO2 प्लस H2O, और ये क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते थे, वापस H2O बनाते थे, O2 बनाते थे, तो वो प्रोडक्ट में थे। पर रिएक्टेंट में H2O भी तो चाहिए, तो ये H2O कहाँ से आएगा, ये H2O की भी रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस में, इसको CO2 की जरूरत भी है। तो जो प्लांट सेल होते हैं उसको सबकी जरूरत है, H2O की रिक्वायरमेंट है, CO2 की रिक्वायरमेंट है, गैसेस की जो O2 की रिक्वायरमेंट है, और इन सब के अलावा उसको खुद के डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन और ये सब भी तो चाहिए। तो प्रोटीन के लिए उसको मेनली चाहिए होता है नाइट्रोजन। प्लांट का मतलब प्रोटीन है वो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और भी सॉल्ट्स चाहिए उसको। तो ये सब आएगा कहाँ से, ये सब आएगा कहाँ से, तो प्लांट के आसपास सिर्फ एक ही है, वो चल के तो लेके जा नहीं सकता है, तो प्लांट के आसपास सिर्फ एक ही चीज होती है। जैसे ये प्लांट है, ये कोई ट्री है ना, ये इसके ब्रांचेस हैं, ये इसके पूरा ये सब है। उसके आसपास क्या है, इसके पास में एयर है और इसके पास सॉइल कनेक्शन में। तो यहाँ तो ये सॉइल से सब कुछ एक्सक्रीट कर सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है, और या फिर ये क्या कर सकता है, एयर से ले सकता है। पर एयर में नाइट्रोजन और ये सब तो डायरेक्टली नहीं ले सकता, तो मेनली जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और जो मिनरल्स होते हैं ना, वो उसको मिलते हैं सॉइल से। वाटर भी कहाँ से मिलता है, सॉइल से। तो सॉइल से वाटर मिलेगा और लीव्स तक कैसे जाएगा, तो ये सब अपन को देखना है इस क्लास में। ठीक है, तो अपन आ जाते हैं इस पे कि प्लांट को रिक्वायरमेंट तो है, अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता होगा प्लांट्स में, वो कैसे होता होगा। ठीक है, वो देखते हैं। तो इन सबको हटाते हैं अभी, और अपन आते हैं अब इसकी जरूरत की चीजें हैं क्या क्या। तो प्लांट को सबसे पहले जरूरत किसकी है, O2 और CO2। O2 और CO2 की एक्सचेंज होता है जो, वो स्टोमेटा और लेंटिकल्स के थ्रू ही हो जाता है। मतलब O2 और CO2 के लिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं चाहिए या पर्टिकुलर सर्कुलेशन की जरूरत नहीं है, वो डिफ्यूज जाता है। जैसे ये सेल है, ये दूसरा सेल है, ये यहाँ से गैप से आएगा तो O2 यहाँ आ जाएगा, फिर तीसरा सेल है तो यहाँ चला गया O2। ऐसे सेल्स कनेक्शन में होता है ना, तो O2 और CO2 तो डिफ्यूज हो जाती है। O2 CO2 के लिए कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं चाहिए उसको। ठीक है, डिफ्यूजन से हो जाता है। डिफ्यूजन हालांकि बहुत स्लो प्रोसेस है, पर उसको स्लो ही चाहिए, उसको इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, प्लांट की कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि वो तो मूव नहीं करता ना, वो बस एक जगह पड़ा है, तो उसको इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो O2 CO2 जो है वो तो ट्रांसपोर्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं एक बार, O2 और CO2 ये तो हो जाती है ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अब आता है H2O। H2O फोटोसिंथेसिस में चाहिए, तो H2O की जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना, वो काफी स्लो है। डिफ्यूज तो हो सकता है वो डायरेक्टली लेंटिकल्स इन सब की हेल्प से, पर काफी स्लो हो जाएगा। तो H2O जो होगा वो डिफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि जो स्टोमेटा होंगे वो H2O को नहीं लेते। तो H2O के लिए पूरा सिस्टम चाहिए, तो H2O के लिए सिस्टम रिक्वायर्ड है। और फिर आते हैं मिनरल्स। मिनरल्स भी कहाँ से डिफ्यूज होंगे, एयर में तो इतने मिनरल्स नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो उसके लिए भी सिस्टम रिक्वायर्ड है। फिर आता है फूड। फूड बन गया, चलो फूड की फैक्ट्री जो है अपन की लीव्स है, तो लीव्स में अगर फूड बन गया, तो फूड सिर्फ लीव्स में थोड़ी चाहिए, फूड तो स्टेम में भी चाहिए, रूट्स में भी चाहिए, तो वहां तक फूड कैसे जाएगा। तो फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए। तो मेनली जो प्लांट का सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, वो ये काम करता है। उसका काम क्या क्या है, H2O, मिनरल्स और फूड को ट्रांसपोर्ट कराना। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या होता है प्लांट्स में, तो उसका फंक्शन होता है टू ट्रांसपोर्ट फूड, मिनरल्स एंड H2O इन द प्लांट।
ठीक है, प्लांट के इनसाइड में जो भी मूवमेंट्स होती है वो सब कौन करवाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम प्लांट्स का। ठीक है, तो अपन में पूरा आ गया। अब आता है अपन सर्कुलेशन के मेन पार्ट्स कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो वही चलिए ठीक है, तो सर्कुलेशन के मेन पार्ट्स कौन से हैं, मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? तो उनको बोलते हैं वॉस्कुलर बंडल्स। मेनली वॉस्कुलर बंडल्स है रेस्पॉन्सिबल, पूरा उसके सारे रेस्पॉन्सिबल जो भी काम होता है ना वो सब वॉस्कुलर बंडल कर लेंगे। वॉस्कुलर बंडल दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं जाइलम और एक होते हैं फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम फ्लोएम का काम फ आ रहा है ना, फ मतलब फूड। ठीक है, तो फ्लोएम का काम क्या है? फूड। पूरा ट्रांसपोर्टेशन किसका करता है? सिर्फ फूड का। और जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम है वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाना और मिनरल्स का। तो ये पूरा हो गया जाइलम और फ्लोएम के मेन काम। ठीक है, जाइलम ऐसी पाइप्स होती है, ऐसा सिस्टम होता है जो H2O और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, और फ्लोएम ऐसा सिस्टम है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। दोनों को सेपरेट कर दिया। H2O और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन अलग काम करने वाला अलग ऑर्गन है, और फूड को ट्रांसपोर्ट करने वाला अलग ऑर्गन है। ठीक है, तो अपन आ जाते हैं सिर्फ जाइलम को पढ़ते हैं कि अपन देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन H2O का कैसे होता है प्लांट्स में। ठीक है, तो वी आर लुकिंग एट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ H2O इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ H2O। ठीक है, अपन को अभी पता चल ही गया है कि वो जाइलम की वजह से होता है, तो ये पूरा कैरिड आउट होता है जाइलम की हेल्प से। अब जाइलम जो है ना, 9th क्लास में अपन जाइलम के बारे में अच्छे से पढ़ा है कि जाइलम का स्ट्रक्चर क्या होता है, जाइलम के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। पर कोई एनटीएससी की प्रिपेयर कर रहा होगा तो उसको उसके पार्ट्स और ये सब पता होने चाहिए। तो जाइलम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो एक बार मैं लिख देता हूँ, वो अभी 10th में नहीं है, पर अपन को थोड़े बहुत बेसिक नॉलेज इतनी होनी चाहिए। तो जाइलम मेनली 4 कंपोनेंट से बना हुआ होता है। ठीक है, पहले मैं पार्ट्स लिख देता हूँ कौन कौन से हैं। तो जाइलम ट्रैकिड्स होता है फर्स्ट, फिर जाइलम वेसल्स होती है सेकंड, फिर जाइलम पैरेन्काइमा होता है थर्ड, और लास्ट में होता है जाइलम फाइबर। ठीक है, अब ये सेल है इन सबसे बना हुआ है, टिश्यू इनों से बना हुआ है, तो इसमें से सिर्फ एक ही पार्ट जो है वो लिविंग है, ये वाला पार्ट लिविंग है, इसको अपन लिख देते हैं लिविंग। बाकी सारे पार्ट फाइबर वेसल्स और ट्रैकेट सारे के सारे नॉन लिविंग है। तो जाइलम के सारे पार्ट्स नॉन लिविंग, सिर्फ एक ही पार्ट है लिविंग जो है पैरेन्काइमा। ठीक है, ट्रैकेट्स वेसल हेल्प करते हैं पानी की ट्रांसपोर्टेशन में, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, मतलब ऐसे ये है ये ऐसी वेसल्स होती है, ऐसे ही कुछ पोर्स वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये 9th में डायग्राम आया था ना, उसको बोलते हैं ट्रैकेट्स। तो ट्रैकेट्स और वेसल्स हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, अब अपन आते हैं क्या फंक्शन होता होगा, पूरा जाइलम कैसे वर्क करता होगा। तो जाइलम के मेन पार्ट्स अपन को आगे समझ में, ट्रैकेट्स वेसल्स पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। अब ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं, जरूरत क्या है जाइलम की, क्या ही जरूरत है। ठीक है, ये अपन का ट्री, ये इसकी ब्रांचेस और ये उसकी एक लीफ, ठीक है यहाँ तक, और ये इसके रूट्स। ठीक है, अब मेनली वाटर का सोर्स क्या है, वाटर का सोर्स है ये, यहाँ से H2O आएगा। ठीक है, सॉइल में से H2O आता है, अब यहाँ से ले जाके उसको यहाँ तक ले जाना है, ऊपर ले जाते हुए इस लीफ के अंदर। तो पानी का ट्रांसपोर्टेशन नीचे वाली हाइट से ऊपर वाली हाइट तक हो रहा है। ऐसा पानी का ट्रांसपोर्ट अपने आप तो नहीं होगा। अगर पानी ऊपर होता, जैसे ये पेन है, इसको मैं छोड़ूंगा तो ये अपने आप नीचे जाएगा, पर अगर मैं इस पेन को ऊपर पहुंचाना चाहता हूँ तो मैं इसको छोड़ूंगा तो ये और नीचे ही जाएगा ना, ये ऊपर थोड़ी आएगा। तो ऊपर आने के लिए मुझे कोई ना कोई फोर्स चाहिए या कोई ना कोई प्रेशर चाहिए। तो इसको ऊपर ले जाने के लिए कोई ना कोई प्रेशर होना चाहिए और कुछ ना कुछ फोर्स होना चाहिए, सेक्शन फोर्स या सेक्शन पुल, ऐसा कुछ हो जो उसको खींच ले, पानी को नीचे से ऊपर खींच ले, जैसे मोटर होती है अपने घर में वैसे, है ना। तो मोटर वोटर की कोई जरूरत है, तो H2O की रिक्वायरमेंट ऊपर तक ले जाने के लिए कुछ ना कुछ ऑर्गन या फिर कुछ ना कुछ सर्कुलेशन के लिए फोर्स या फिर कोई पुल चाहिए, पुल या प्रेशर कुछ ऐसा कुछ आए। तो जाइलम वर्क करता है इसी फोर्स या फिर इसी पुल पे। उसको कोई एक्सटर्नल मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि एडिशनल एनर्जी एनर्जी वो सब नहीं चाहिए, वो अपने आप ही फोर्स क्रिएट करेगा। कैसे क्रिएट करेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो अब अपन आ रहे हैं लीफ के ऊपर। ये है अपन की लीफ। ठीक है, ये अपन की लीफ है। अब इसमें क्या होता है, टाइनी टाइनी होल्स होते हैं, उसको बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, ये है स्टोमेटा। और कभी भी आप ऐसे कोई प्लांट को ऐसे ही रखो, जैसे अपन ने इसके ऊपर ऐसे करके
ग्लास रख दिया, ये छोटा सा अपन का कोई पॉट है, ठीक है, ये लीव्स हैं इसमें ऐसे करके अपन इसके ऊपर ग्लास रख दिया, तो अपन थोड़ी देर के बाद में क्या ऑब्जर्व करेंगे, इसके ऊपर थोड़े बहुत वाटर के वेपर्स आ गए, अंदर कोई वाटर नहीं था, तो ये वाटर के वेपर्स कहाँ से आए, तो ये वाटर के वेपर्स के आए कहाँ से है, तो इसका मतलब ये वाटर रिलीज करते हैं, इसकी जो लीव्स होती है वो वाटर रिलीज करती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, वाटर रिलीज होता रहता है, इवेपोरेट होता रहता है, जैसे अपन क्या बोल रहे हैं कि प्लांट्स में से कहीं ना कहीं से वाटर आ गया, लीव तक आ गया, तो ये कंटिन्यूसली वाटर को रिलीज करती रहती है, वो कंटिन्यूसली वाटर इवेपोरेट होता रहता है प्लांट के अंदर से, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। अब कैसे होता होगा, ठीक है, अब अपन स्टोमेटा को देख रहे हैं कि स्टोमेटा ये तो ओपनिंग है, ये अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वैसे से जुड़ा हुआ होगा, तो ये ऐसे कुछ जुड़ा हुआ है, ये स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा की ओपनिंग है, ठीक है। यहाँ पे पड़े हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे, और वो अभी लिक्विड स्टेट में है, ये अपन का वाटर लिक्विड स्टेट में, यहाँ की जो हीट होगी, यहाँ से क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे कंटिन्यूसली हीट से टकरा रहे होंगे, यहाँ से जो विंड्स हो रही होगी वो कंटिन्यूसली वाटर के मॉलिक्यूल से टकरा रही होगी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक वाटर का पार्टिकल दूर चला गया, तो अभी तक तो वो लिक्विड स्टेट में था, अब किस में आ गया, वो गैसियस स्टेट में, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो गया जब वाटर लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट हो गया किसमें, गैसियस स्टेट में। तो जैसे ही ये पार्टिकल यहाँ गया, तो अपने फर्स्ट चैप्टर जो 9 का था उसमें ये पढ़ा है कि जो मैटर होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा किसी और से होगा ना, कोई दूसरे पार्टिकल से अट्रैक्टेड होगा, तो ये जैसे ही बाहर जाएगा तो उसको थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करेगा, तो जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो वो भी यहाँ आ गया, अब वो जो गया तो दूसरा वाला अट्रैक्ट हो गया तो वो भी बाहर आ गया, तो जैसे ही जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट होती है ना, क्योंकि आसपास तो हीट है, तो ये इवेपोरेट होगा, जैसे ही इवेपोरेट होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स या कोहेसिव फोर्स बोल देते हैं, कोहेसिव फोर्सेस की वजह से दूसरे पार्टिकल्स जो होंगे अट्रैक्ट होंगे और उनकी स्टेट भी चेंज हो जाएगी, तो एक पार्टिकल गया फिर दूसरा पार्टिकल गया, ऐसे करते करते सारे पार्टिकल्स के ऊपर एक प्रेशर आएगा ना कि हमको भी जाना है, हमको भी जाना है गैसियस स्टेट में, और उसकी वजह से एक सक्शन क्रिएट होता है, सक्शन पुल क्रिएट होता है, ठीक है। तो जो वाटर का इवेपोरेशन होता है ना, इसकी वजह से एक सक्शन पुल क्रिएट होता है, और सक्शन पुल का मेन रीजन क्या है, मेन रीजन है कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये अपन को आ गया सक्शन पुल क्रिएट होगा, सक्शन पुल क्रिएट हो गया, अब वाटर में से एक सक्शन पुल क्रिएट हो रहा है, अब यहाँ पे देखो ये अपन का ट्री था, ठीक है, ये अपन का ट्री है, ये इसकी रूट्स है, और ये मान लेते हैं ये इसकी लीफ है, यहाँ पे हो रहा है वाटर का इवेपोरेशन, तो सक्शन फोर्स क्रिएट हुआ और उसकी वजह से क्या होगा, एक फोर्स क्रिएट होगा जो ऊपर पानी को खींचेगा, बहुत धीरे खींचेगा, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, पर अपन इसको इमेजिन कर पा रहे हैं ना कि कैसे इमेजिन होता होगा, कैसे सक्शन पुल क्रिएट होता होगा, तो ये वो चीज है, तो इस चीज को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन क्या बोलेंगे, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द स्टोमेटा ऑफ लीव्स इज नोन एज ट्रांसपीरेशन, एंड ट्रांसपीरेशन क्रिएट्स अ सक्शन पुल ऑन द वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द रूट हेयर्स, ठीक है। ट्रांसपीरेशन क्या करता है, एक सक्शन पुल क्रिएट करता है उन वाटर मॉलिक्यूल्स पे जो रूट हेयर्स के आसपास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सक्शन पुल क्रिएट होगा तो ये वाटर ऊपर राइज करेगा, और ऊपर राइज करेगा, बहुत धीरे धीरे राइज करेगा, पर ये ऊपर पहुंचेगा, है ना, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, और ये प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो फर्स्ट जाइलम को पानी ऊपर चढ़ाना होता है, तो ट्रांसपीरेशन को बहुत ज्यादा यूज करता है, ठीक है, ट्रांसपीरेशन पुल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ट्रांसपीरेशन का यूज क्या क्या है, सबसे पहला फंक्शन अपन लिख देते हैं यहाँ पे, ये तो यहाँ पढ़ा रहे, फंक्शन कहाँ लिखे, इसको हटा दूं, ये 4 पार्ट्स को तो हटा देते ना, ये तो अपन को पता चल गया 4 पार्ट्स होते हैं, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब अपन यहाँ लिख रहे हैं फंक्शन, फंक्शंस ऑफ ट्रांसपीरेशन, ठीक है, फंक्शन ऑफ ट्रांसपीरेशन। फर्स्ट क्या है, सक्शन पुल क्रिएट करेगा, सक्शन पुल क्रिएट करेगा अगर, तो यहीं से जो वाटर आ रहा है तो इट क्रिएट सक्शन पुल so that water should be available for the process of photosynthesis। यही सक्शन पुल क्रिएट नहीं करता तो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर आता कहाँ से, तो सक्शन पुल काफी इंपॉर्टेंट। सेकंड देखो, बहुत ज्यादा गर्मियां होती है, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन पेड़ तो छाया में नहीं आएंगे, पेड़ तो अपन को छाया देते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, उनके ऊपर तो सीधा डायरेक्टली सनलाइट आ रही है, तो इतने गर्म हो जाएंगे तो खराब हो जाएंगे ना वो, फिर भी अपन देखते हैं कि पेड़ जो होते हैं वो ग्रीन के ग्रीन ही रहते हैं,
मतलब उनका अलग अलग सीजन होता है, पर नॉर्मली वो ग्रीन के ग्रीन ही रहते हैं, उनके ऊपर कोई सनलाइट का फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो रीजन क्या है, जैसे आप मेरे को बाहर निकाल के धूप में रख दें इतनी देर तक तो टैनिंग हो जाएगी, है ना, पर उन पे नहीं होती है, कोई भी टैनिंग नहीं हो रही है। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जैसे ही वो बाहर पड़े होते हैं ना, जैसे ये लीफ है, यहाँ से क्या हुआ, वाटर इवेपोरेट हुआ। तो वाटर इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेशन हमेशा क्या करता है, कूलिंग कॉज करता है ना। ये तो अपन 9th में बढ़ चुके हैं। क्योंकि इवेपोरेशन में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बॉइलिंग पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके स्टेट चेंज नहीं करते हैं, वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही चेंज हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या करते हैं, वो आसपास की हीट को एब्जॉर्ब करके फिर गैसियस स्टेट में चेंज होते हैं। तो यहाँ से जो ये वाटर का कन्वर्जन हुआ ना गैसियस स्टेट में, ये क्या करता है, ये आसपास की हीट को एब्जॉर्ब करता है, और उसकी वजह से कूलिंग कॉज होती है। तो तभी उनकी कोई टैनिंग या उनके ऊपर कोई डैमेज नहीं हो रहा, ठीक है, सनलाइट का। तो ट्रांसपिरेशन कॉजेज कूलिंग, इट कॉजेज कूलिंग। ठीक है, तो दो इसके फंक्शंस आ गए। ट्रांसपिरेशन अपन को सक्शन पुल क्रिएट करवाता है, और उसकी वजह से वो हो रहा है, और ये कूलिंग भी कॉज करता है। तो ये अपन को पूरा आगे सक्शन पुल क्या होता है, क्यों है जरूरी होता है ये, तो जाइलम में ऐसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये पूरा कौन काम करेगा, ये जाइलम मॉलिक्यूल्स होंगे, जाइलम जो टिश्यू होगा वो पूरा ले जाएगा उसको वहां तक, और फिर वो इजीली उसमें से वो मतलब इवेपोरेट हो जाएगा और सक्शन पुल क्रिएट होगा। चलो, ये सब हमको समझ आ गया। ये सब कब की बात हो रही है, जब सन है, ठीक है, जैसे सन है, यहाँ पे सन है, सन की रेज आ रही है यहाँ से कंटिन्यूसली, तो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, क्योंकि सन के प्रेजेंस में ही तो इवेपोरेशन होगा, तभी तो हीट है, तभी वो इजीली इवेपोरेट हो रहा है। पर रात को क्या होगा, रात को जब H2O चाहिए होगा तब क्या होगा, तो रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होता है ना, क्योंकि सनलाइट नहीं है, तो सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है, तो H2O की रिक्वायरमेंट भी उतनी नहीं है। पर फिर भी मूवमेंट की, मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है, मिनरल्स की जो मूवमेंट होती है, वो वाटर ही मीडियम है, तो वाटर की थोड़ी बहुत जरूरत है। तो रात को ट्रांसपिरेशन फोर्स जो होता है ना, वो काम नहीं आता है, ट्रांसपिरेशन मेथड काम नहीं आ रहा है रात के। तो रात को क्या होता होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो रात को होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो हेल्पफुल होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होता है ना, उसी से रिलेटेड है ऑस्मोटिक प्रेशर। अपन ने शायद पहले भी डिस्कस करा हुआ है, एक बार वापस डिस्कस करते हैं। क्या है, जैसे एक मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन है जो पोरस है, होल्स है उसमें, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा वाटर है, बहुत सारा वाटर है, और यहाँ पे भी बहुत सारा वाटर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इस मेम्ब्रेन में इस तरफ सॉल्ट डाल दें, मतलब अभी एक बार 1 मिनट रुकते हैं, दोनों तरफ वाटर है, तो क्या हो रहा है, ये वाटर यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये वाटर यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, दोनों तरफ मूवमेंट हो रही थी वाटर की, ठीक है, दोनों तरफ ही होस्ट था ना, दोनों तरफ बराबर पानी था, तो इजीली हो रहा था मूवमेंट। पर अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अपन एक जगह सॉल्ट डाले, जैसे यहाँ, यहाँ मैंने सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स डाले बहुत सारे, आयंस डाले, यहाँ सॉल्ट डाले। अब क्या होगा, ये जो वाटर होगा ना, ये यहाँ आएगा तो इजीली यहाँ पे मूव कर लेगा। पर ये जो पानी होगा, ये यहाँ जाना चाहेगा ना, तो ये क्या करेगा, ये सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स को पुश करके यहाँ ले आएगा, है ना। अब ये पानी यहाँ जाना चाहता है, तो ये बैरियर बना देगा ना इस पे, लेकिन ये वाला जो वाटर है ये तो इजीली आ जाएगा, क्योंकि इसको तो सिर्फ पुश ही करना है, और पुश करते ही ये तो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। लेकिन इसको पुश करने का, अगर ये पुश करेगा तो ये अपने आप के लिए बैरियर बना रहा है, तो वाटर का जो मूवमेंट है, ये वाला मूवमेंट तो बंद हो गया है, क्योंकि सॉल्ट के पार्टिकल्स बैरियर बनाते हैं। पर ये वाला जो मूवमेंट है ये चालू है, जो ये वाला मूवमेंट है ना, यहाँ से ये वाला राइट टू लेफ्ट वाला वो चालू है, लेकिन लेफ्ट टू राइट वाला बंद हो गया है, क्योंकि वो बैरियर आ गया उसकी वजह से। तो अपन सॉल्ट देखते हैं, सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में वाटर फ्लो हो रहा है, कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में वाटर फ्लो हो रहा है। तो आंसर है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, पानी यहाँ पे आ रहा है, उसका मतलब क्या हो रहा है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट में वाटर फ्लो हो रहा है। जहाँ पे कंसंट्रेशन सॉल्ट का ज्यादा है ना, वहां पानी जाना चाह रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नेचर जो है ना, जो अपन की नेचर, जो भी अपन की नेचर है, वो क्या चाहती है, हर चीज इक्वल रहे। तो पानी यहाँ पे इसलिए आ रहा है कि ये डाइल्यूट हो जाए, डाइल्यूट हो जाए तो दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए, और जब कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा तब वाटर फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अपन की जो मदर नेचर है वो चाहती है कि कंसंट्रेशन हर जगह बराबर है। तो ये होता है ऑस्मोसिस। अगर अपन एक जगह कहीं ना कहीं से सॉल्ट ले आते हैं, तो जहाँ पे सॉल्ट आए पानी वहाँ पे फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, ताकि कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ये तो बेसिक आइडिया था। अब देखते हैं जाइलम इसका कैसे यूज करता है। ठीक है, वो अच्छा लगेगा आपको कैसे होता है वो।
ठीक है, क्या होता है जाइलम का, तो ये अपन के स्टेम है, ठीक है, और ये उसकी रूट्स हैं, इसकी रूट्स ऐसे बहुत सारे रूट्स हैं। अब क्या होता है, रूट्स के भी रूट हेयर्स होते हैं जो सॉइल के अंदर दबे हुए होते हैं, और रूट हेयर्स क्या करते हैं, सॉइल के अंदर जो गैप्स होते हैं ना वहां पे जाके स्टोर हो जाते हैं और वहां से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, तो रूट हेयर का काम ये होता है। अब अपन रूट हेयर को मैग्नीफाइन कर रहे हैं, ये अपन इसको मैग्नीफाइन करा और ये इसका व्यू देख रहा है, ठीक है, रूट हेयर में क्या है, ये अपन का रूट हेयर, ठीक है, आसपास पड़े हैं बहुत सारे मिनरल्स, मतलब बहुत सारे सॉल्ट्स, ठीक है, ये अपन के सॉल्ट्स पड़े थे बहुत सारे। अब इसने क्या करा, आसपास के सॉल्ट्स और आयंस को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करा, तो रूट हेयर में क्या आ गए, बहुत सारे आयंस आ गए, बहुत सारे सॉल्ट्स आ गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, हाई कंसंट्रेशन हो गया, और बाहर क्या हो गया, लो कंसंट्रेशन हो गया, क्योंकि इसने सारे एब्जॉर्ब कर लिए। तो इसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिए रूट हेयर ने सारे सॉल्ट्स को, और अभी अपन ने पढ़ा कि जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन सॉल्ट का होगा वहां पे वाटर फ्लो होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन हो गया आयंस का, और उसकी वजह से वाटर फ्लो होना स्टार्ट हो गया अंदर। जैसे ही वाटर फ्लो होना स्टार्ट हुआ, ट्रांसमिशन पुल आया, और उसकी वजह से एक पूरा चैनल बन गया, ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है अपन का वाटर ट्रांसपोर्टेशन का। तो अगर रात है तो रात में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, तो सिर्फ यही मूवमेंट हेल्प करती है, ठीक है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वही हेल्पफुल होता है रात में, और दिन में क्या होता है, दोनों हेल्प करते हैं। ये नीचे से एक फोर्स क्रिएट कर रहा है ट्रांसपिरेशन, ऊपर से सक्शन फोर्स क्रिएट कर रहा है, और उसकी वजह से मूवमेंट आराम से होती है, ठीक है, तो ये आ गया अपन को पूरा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो जाइलम का पूरा फंक्शन अपन ने देख लिया, जाइलम का ऑस्मोटिक प्रेशर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी उसमें। तो जाइलम का पूरा ट्रांसपोर्टेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट ट्रांसपिरेशन, और सेकंड अपन का ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, जाइलम के ऑर्गन्स देख लिए, जाइलम का फंक्शन देख लिया पूरा, और ये वाटर और मिनरल दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है इस वे में, ठीक है। एक और चीज में इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जाइलम का जो फ्लो है ना वो वन वे ही है, ऊपर ही जाता है, वो पानी वापस नीचे नहीं आता है, ठीक है। पानी नीचे आना चाहे तो आ सकता है, क्योंकि कोई भी चीज ऊपर से नीचे आ सकती है, नीचे से ऊपर नहीं जा सकती, तो नीचे आना चाहे तो हो जाता है, पर जाइलम में वन वे होता है, ठीक है, पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम चल रहा है वो वन वे है। फ्लोएम का अपन देखेंगे वो डबल वे होता है, ठीक है, दोनों वे में ट्रांसपोर्टेशन अलाउड होता है, ठीक है। तो अपन का जाइलम का पूरा पूरा हो गया, स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है, और फिर सक्शन फोर्स क्रिएट होता है, और ये इवेपोरेशन होता है, ये सब अपने पढ़ लिया, ठीक है। इसके मेन पार्ट्स देख लिए, ट्रांसपिरेशन के फंक्शन देख लिए, ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन भी हो गई, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि इसी से वाटर का इनटेक और आउटटेक हो रहा है मेनली, ठीक है, और ट्रांसपिरेशन से कूलिंग भी कॉज होती है प्लांट के लिए और अपन के आसपास एनवायरमेंट के लिए भी, ठीक है। अब अपन आते हैं फ्लोएम पे, कि फ्लोएम में कैसे होता होगा, फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है पूरा, फूड मॉलिक्यूल्स का। तो अपन स्टार्ट करते हैं फ्लोएम। अपन क्या पढ़ने वाले हैं अब, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कौन करता है, मेनली फ्लोएम करता है, तो फ्लोएम है। अब फ्लोएम के अपन वही 9th वाले पार्ट्स पढ़ लेते हैं कि 4 पार्ट्स होते थे। कौन कौन से पार्ट्स होते थे, सबसे फर्स्ट पार्ट है सीव ट्यूब्स, ठीक है, सीव ट्यूब्स होती थी। सेकंड कौन थे, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल्स। थर्ड है वही पैरेन्काइमा, और फोर्थ है फाइबर, फ्लोएम फाइबर, ठीक है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जाइलम में सारे जो थे पार्ट नॉन लिविंग थे पैरेन्काइमा को छोड़ के, और इसमें क्या है, तीनों पार्ट लिविंग है फाइबर को छोड़ के, ठीक है, तीनों पार्ट लिविंग है, तीनों का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, एक्टिव प्रोसेस इनएक्टिव प्रोसेस ये सब होते हैं इसमें, तो तभी वो सारे पार्ट लिविंग है, ठीक है। तो फ्लोएम के सारे पार्ट जो होते हैं, सारे जो उसके कंपोनेंट्स है सबके सब लिविंग है, ठीक है। न्यूक्लियस की बात अलग है, न्यूक्लियस किसी में नहीं होता है, पर ये लिविंग पार्ट है, और ये फाइबर वाला आ गया, ठीक है। तो ये 4 इसके कंपोनेंट्स होते हैं, इनका अपन को अभी कोई रोल का इतना मेन है नहीं, इनको हटा देता है, तो 9 का थोड़ा बहुत रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे फ्लोएम के ऊपर आता है, फ्लोएम क्या है, जैसे ये ट्यूब्यूल ट्यूब्यूल है। अब ट्यूब्यूल में पूरा अपन स्टार्टिंग से ही देखते हैं, जैसे ये सॉइल है, और ये कैरेट का प्लांट है, कैरेट होती है ना सॉइल के अंदर होती है, और उसकी लीव्स बाहर होती हैं ऐसे। अब यहाँ पे सनलाइट आ रही है, ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस कर रही है, और ये फोटोसिंथेसिस करेगी तो फूड अपना स्टोर कर लेगी इसके अंदर,
पूरा फूड स्टोर हो रहा है इसके अंदर। लेकिन जब रात होगी या फिर कभी ऐसा टाइम आ रहा है जब सनलाइट इतनी नहीं आ रही है, तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये क्या करेगी, जो स्टोर्ड फूड है ना, उसको ये ऊपर बुलाएगी, ठीक है, ताकि उस स्टोर्ड फूड का ये यूज़ कर पाए। जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो स्टोर्ड फूड का वापस यूज़ हो सकता है। स्टार्च का जो होता है ना, स्टार्च का वापस ब्रेकडाउन हो जाता है, वापस कन्वर्जन हो जाता है ग्लूकोज में। तो ये स्टोर्ड फूड का फिर से यूज़ हो जाता है। तो ये पूरा हो गया। पर जो मूवमेंट हुआ वो कैसे होगा, कि यहाँ से स्टोर्ड फूड नीचे कैसे आया और यहाँ से वापस स्टार्च के वाला जो फूड है ऊपर कैसे जाएगा। तो अपन को ये देखना है कि फ्लोएम में ये मूवमेंट कैसे होता हुआ, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता हुआ, नीचे से ऊपर भी जा रहा है, ऊपर से नीचे भी आ रहा है ना। ये फोर्स कैसे होता होगा, सेल्स के जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो कैसे मूव करते होंगे, तो अपन यही देखेंगे इसमें। तो ये जो मूवमेंट होता है ना फूड का, तो उसको पहले अपन डिफाइन कर लेते हैं। तो जो मूवमेंट होता है फूड पार्टिकल्स का फ्लोएम के थ्रू, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, है ना। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रांसलोकेशन को अपन डिफाइन कैसे बोलेंगे, डिफाइन करके कैसे बोलेंगे, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए फ्लोएम की हेल्प से जो ट्रांसलोकेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको अपन ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसलोकेशन फ्लोएम से रिलेटेड टर्म है और इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसपीरेशन जाइलम से रिलेटेड टर्म थी और वो भी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो अपन को ये आ गया। और अब अपन को देखना है कैसे मेथड क्या होता होगा, कैसे फिजिकल प्रोसेस इंक्लूडेड होंगे उसमें। ठीक है, तो अपन की वही प्रेशर प्रेशर वाली थ्योरीज बनाएंगे और उसके हिसाब से जज करेंगे कैसे मूवमेंट होता होगा। तो ये अपन की है फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम है। और यहाँ पे अपन के है लीफ के सेल, लीफ के सेल है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है और यहाँ पे बन गया है शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फूड बन गया मतलब। अब इसको क्या करना है, इस सेल को पहुंचाना है। ठीक है, तो इस सेल में इसको जाके पहुंचाना है। तो ये डायरेक्टली डिफ्यूज तो नहीं करवा सकता, ये फ्लोएम की हेल्प से कराएगा। तो ये इसमें डालेगा सारे फूड मॉलिक्यूल्स यहाँ आएंगे और फिर ये इस सेल में आएंगे, है ना। पर ये मूवमेंट इतना ईजी जो लग रहा है, इतना है नहीं। क्योंकि कैसे मूवमेंट, ये यहाँ पे कैसे आएगा और ये अपने आप नीचे कैसे जाएगा, ये यहाँ पे कैसे आएगा, ये जो मूवमेंट है यही अपन को पढ़नी है। ठीक है, अपन ने बेसिक आइडिया देख लिया है कि ये लीफ का सेल है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है। ठीक है, ये लीफ है मतलब जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है। और ये अपन की स्टेम है जहाँ पे फूड की रिक्वायरमेंट है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो होगा ये अपन को पढ़ना है। ये जो जो ये वाली टाइप है ना, ये अपन की कौन है, तो ये अपन की सीव ट्यूब है, जो फ्लोएम का पार्ट है, जो हेल्प करेगी अपन को ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक है, तो ये अपन थोड़ा कल करेंगे अच्छे से, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे अनलोडिंग होती होगी, कैसे लोडिंग होती होगी, एक्टिव प्रोसेस क्या होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज इसमें भी है ना। तो अपन कैसे कैसे होता होगा ये पूरा कल अच्छे से देखेंगे। तो होप करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मुझे अच्छा लगा और आपको भी अच्छा लगा हो। नहीं अच्छा लगा तो बताइए, तो मैं और मेहनत करूँगा। और शेयर करें ऐप को। ठीक है।